परीक्षा 2022 इतिहास का ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो आप इसकी उपयोगिता देख सकते हैं, कितने इसके प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। 80 नंबर का ये पेपर, इसमें से आपके 17 से अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को हूबहू यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और इन प्रश्नों को आपके अच्छे तरीके से तैयार करना है। सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराए जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से आपको देखना है। सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में कराए जाएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आता रहता है स्टडी कंटेंट, वो भी सबसे हेल्पफुल और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन आपको, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न आपके इस प्रकार, खंड ए में आपके 12 प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रकार पहले प्रश्न में 12 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। इस बार इतिहास में कक्षा 11 अप्रैल को ये पेपर होने वाला है। कक्षा 12 का 11 अप्रैल को पेपर आयोजित होगा। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर धोलावीरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा है। हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा है, ठीक है, ये बात याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल कौन सी नदी के तट पर था? ये आपको बताना है। तो रावी नदी के तट पर था, या फिर सिंधु नदी के, या फिर सतलज नदी के, या फिर चिनाब नदी के। तो वो था बी, यानी सिंधु नदी के तट पर था। उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? तो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था? जॉन मार्शल, कनिंघम, व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपियों को पढ़ा और अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चौथा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो उसका रचयिता चाणक्य था, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। उसी के साथ आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत की गई थी? आपको बताना है। डॉक्टर कापड़िया, वी.ए. सूतकांकर, ओझा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी वी.ए. सूतकांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत की गई थी। उसी के साथ इन सभी की आपको क्विज चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपके लिए क्विज चल रही है, उसको वहाँ पर क्विज चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र युवा के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 प्रकार के युवाओं को वह स्वीकृति देते हैं, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को हठीला यात्री कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी इब्न बतूता को कहा गया है। उसी के साथ आपका 8वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? लगभग 5वीं शताब्दी, लगभग 6वीं शताब्दी, लगभग 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी लगभग 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उद्भव हुआ था। उसी के साथ आपका 9वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी। 20 में राइट आंसर हो जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था। आपका 10वां क्वेश्चन है, व्हाइट टाउन से क्या अभिप्राय है? जिन इलाकों में भारतीय लोग रहते थे, जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे, जो वन आरक्षित क्षेत्र था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जिन इलाकों में अंग्रेज रहते थे उन्हें व्हाइट टाउन कहा जाता था, व्हाइट टाउन क्षेत्र कहा जाता था। उसी के साथ आपका उत्कृष्ट क्लासेस द्वारा जारी है मॉडल पर आपके एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। 17 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी में से मिलने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को पूरा अच्छी तरीके से कवर करना है। साथ ही आपको कॉल कराया जा रहा है, फुल सॉल्यूशन आपको पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो को जल्दी से लाइक करके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिसंबर 1929 के लाहौर के जो 1929 का लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, विपिन चंद्र पाल ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर लाला लाजपत राय ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? अगर इसका प्रश्न आए तो उसका राइट आंसर होगा स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 को पारित हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। 12वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना निम्नलिखित में से किस वायसराय को दी थी? आपको बतानी है। लॉर्ड वेलेस्ली को, डलहौजी को, लॉर्ड इरविन को, या फिर लॉर्ड कैनिंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लॉर्ड इरविन को अपने बताया था पहले ही, यानी पूर्व सूचना दी थी कि हम नमक यात्रा करने वाले हैं। वायसराय को पहले ही सूचना दी थी। अगला प्रश्न है, ने नानक तथा उसके 4 उत्तराधिकारी बाबा फरीद, रविदास और कबीर की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया।
इस पहला यहाँ पर प्रश्न आ रहा है आपके यहाँ पर पहला प्रश्न है यहाँ पर है इन्होंने मतलब यहाँ पर गुरु अर्जुन देव ने नानक तथा उसके चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास और कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया था। यानी यहाँ पर आपके रेगिस्तान में आएगा गुरु अर्जुन देव ने। दूसरा है 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह को कर दिया था। कब किया था? 11 मई आएगा, 11 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तीसरा प्रश्न है आपके, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपना औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर आपकी हो जाएगा बंगाल में अपना उन्होंने पहला औपनिवेशिक जो है शासन स्थापित किया था। आपका चौथा क्वेश्चन है, रेत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा किसके लिए किया गया है? तो रेत शब्द का जो प्रयोग है वो अंग्रेजों द्वारा किसानों के लिए किया गया है। भारतीय किसानों के लिए रेत शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी के साथ पांचवा क्वेश्चन है आपके कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश शासन में कब प्रस्तुत की गई थी? तो वो आपके 1813 में प्रस्तुत की गई थी। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा 1813 मतलब रेगिस्तान। और छठा है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किया गया था। साथ ही आपके तिलोरातम प्रश्न की बात करते हैं, जहाँ पर आपके एक पंक्ति में आपको आंसर देने हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर, उन दो पूरा वस्तुओं के उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर आपके पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा संस्कृति में बैलों का प्रयोग होना आवश्यक था। तो ये इससे मान सकते हैं, पहला आपका लिख सकते हैं मतलब रेखांकन मरण मूर्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, मोहरों पर रेखांकन और मरण मूर्तियों के प्राप्त होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि मिट्टी के हल, यहाँ पर हो जाएगा मिट्टी के हल भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो इसके आधार पर मान सकते हैं कि पुरातत्वविद मानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके अनुसार वहाँ पर बैलों का प्रयोग होता था। दूसरा प्रश्न है, गोत्र प्रणाली के दो नियम लिखिए। आपको बताना है गोत्र प्रणाली के दो नियम लिखिए। तो पहला नियम तो आपके ये हो गया कि गोत्र प्रणाली एक ही गोत्र के जो सदस्य होते थे उनमें विवाह वर्जित था, स्त्री और पुरुष एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरे आपका था कि जो लड़की होती थी उसकी शादी के बाद पिता का गोत्र नहीं लगाकर पति का गोत्र लगाया जाता था। इस प्रकार ये दो गोत्र से संबंधित आपके नियम थे, वो आपको इस प्रकार लिखने हैं। तीसरा है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ठीक है, स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। तो इसके आपके राइट आंसर हो जाएगा स्त्री धन को परिभाषित कीजिए। इसका आपका राइट आंसर होगा कि जब विवाह में स्त्रियों को जो पुरस्कार दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, उन पर स्त्रियों का स्वामित्व होता था, यानी उन पर स्त्रियों का हक होता था। तो इस प्रकार से उसे स्त्री धन कहा जाता था। चौथा प्रश्न है आपका, बहिर्विवाह पद्धति है वो किसे कहते हैं? ये अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? मोस्ट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहिर्विवाह पद्धति उसे कहते हैं गोत्र से जहाँ बाहर विवाह किया जाता था, गोत्र से बाहर, तो वह बहिर्विवाह पद्धति कहलाती थी। जबकि अंतर्विवाह पद्धति उसे कहते थे जहाँ गोत्र और कुल जाति के बीच विवाह होते थे, यानी जहाँ पर एक जाति या समूह के आधार पर विवाह होते थे उसे अंतर्विवाह कहते थे। पांचवा प्रश्न है, किताब उल हिंद नामक कृति है वो किसकी रचना है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये जो कृति है वो है उज्बेकिस्तान से यात्री आया था अल बिरूनी, उसकी रचना है। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, अल बिरूनी द्वारा लिखी गई है, उज्बेकिस्तान से जो यात्री आया था। आपका छठा क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर है वो कौन था? तो इसकी आपका राइट आंसर होगा कि वो एक राजनीतिक था। फ्रांसवा बर्नियर दार्शनिक था और चिकित्सक भी था। तो उसने एक रचना लिखी थी द मुगल एम्पायर वाली, तो वो आपको याद रखनी है। उसी के साथ आपकी इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। सातवें क्वेश्चन है, शिव को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करने वाली, इस प्रकार से ये प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था चाबी वाले कारतूसों का उपयोग, ठीक है। 11 प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखिए। माउंट आबू और आपके लिख सकते हैं, ठीक है। पहला माउंट आबू था। दूसरा 12वां इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर क्यों चकित हुआ था? क्योंकि भारतीय डाक जो प्रणाली थी उसमें 2 व्यवस्थाएं थी, अश्व वाली और पैदल यात्री वाले। अश्व को उसने दोनों को अलग अलग नाम दिए थे, इस प्रकार से आपको याद रखना है, आपको पढ़ लेना है। इनके आपको आंसर भी मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति पर एक आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो इन सभी के आंसर आपको इसी में बताए जाएंगे। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति पर आपको किस प्रकार से टिप्पणी लिखनी है, तो यहाँ पर बात करते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, गणेश्वरा जोधपुरा संस्कृति पर टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। राजस्थान की खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से पुकारा है। इस संस्कृति के विशिष्ट
मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे, जहाँ तांबे की वस्तुओं की विपुल संपदा मिली है। विद्वानों का अनुमान है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल से तांबा प्राप्त करने हेतु हड़प्पा से अभियान भेजे जाते थे। इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके 500 प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना गया। ये कह रहे हैं 5वां प्रश्न है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना गया। इसका आंसर आपको इस प्रकार से कुछ देना है कि तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 5वें का कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे की बढ़ती प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। उसी के साथ दूसरा हो जाएगा, इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। और तीसरा, इस काल में 16 महाजनपदों का उदय भी हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया यहाँ पर। अगले बात करते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की। 6ठा यहाँ पर प्रश्न है कि धर्मसूत्रों में चारों वर्णों के लिए क्या जीविका बताई गई है। ये जीविका आज भी विद्यमान है। किस प्रकार से आपको स्पष्ट करना है, तो इजीली प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। 7वां प्रश्न है, बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना यूरोप से किस प्रकार की थी, स्पष्ट करना है, आपको पूरा समझाना है। तो ये तो सिंपली क्वेश्चन है, यात्रियों के नजरिए पाठ से क्वेश्चन आया है। खान काया पर संक्षिप्त जो आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां। तो इसका आंसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 9वें क्वेश्चन के आंसर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है 9वें का आंसर। यहाँ पर कहा गया कि मध्यकाल में घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य शत्रु को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। अंत ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए शासक जो थे वो किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासक पूरे कृषि भूभाग को बचाना चाहते थे। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो चित्तौड़ पर भी आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने भी घेराबंदी की थी। तो उसी घेराबंदी की ये बात कर रहे हैं। और आपका 10वां क्वेश्चन है, 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो कॉलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हासिल की थी। तो इस प्रकार से आपके 10वें का आंसर हो जाएगा। विद आंसर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। तो अब आप बात करते हैं 11% के बारे में। तो इस प्रकार से आपका 11% रहने वाला है। 11% में कहा गया कि संतालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और कुदाल की लड़ाई थी। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। उसी के साथ 1857 की क्रांति में शामिल के कार्यों का मूल्यांकन करना है। और 13वां क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, यह वाक्य किसके लिए कहा गया है। तो ये वाक्य है वो किसके लिए कहा गया है आपको बताना है। उसी के साथ 14वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार के ने नगरों में के लिए मानचित्र तैयार करने में ध्यान क्यों दिया। इस प्रकार से आपको बताना है। 15वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा उस पर आपको प्रकाश डालना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। और गांधी जी सामान्य जन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, आपको व्याख्या करके बताना है। तो गांधी जी सामान्य जन से काफी जुड़े हुए थे, क्योंकि गांधी जी शाम को अपनी सभा भी रखते थे जिसमें आम जनों को आने की पूरी छूट थी। और जिस दिन गांधी जी को आपको पता है गोली मारी गई थी, उस दिन गांधी जी बिड़ला भवन दिल्ली में थे और वहां पर भी गांधी जी ने सभी आमजन को आने की अनुमति दे रखी थी। इसी कारण गांधी जी की मौत भी हुई थी। गांधी जी जनता से बहुत ज्यादा जुड़े रहते थे। इस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है। आपका 17वां क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को के सुदूर क्षेत्रों के साथ संबंध थे, स्पष्ट करना है, आपको बताना है यहाँ पर। और आपका इसके जो 18वां क्वेश्चन है वो है, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित सिक्कों का आपको वर्णन करना है। उसी के साथ सरदारों और सरदारियों का उद्भव दक्षिण में किस प्रकार हुआ। इस प्रकार से आपके यहाँ पर प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। ये 1900 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में नायकों एवं नायकों की भूमिका आपको विवेचन करना है। उसी के साथ इसका सेकंड में जो अथवा का है वो है, विजयनगर शहर की किलेबंदी तथा सड़कों का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन है, बंबई शहर के नगर नियोजन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और औपनिवेशिक काल में भारत में सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए कौन कौन सी जो है स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आपको वर्णन करना है। तो औपनिवेशिक काल में भारत में सार्वजनिक भवनों के लिए कुछ इस प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया जाता था कि वहाँ पर हमारे भवन वगैरह बनवाए जाते थे अंग्रेजों द्वारा। वहाँ पर एक कबीर पर एक टिप्पणी लिखी है। तो कबीर का जन्म आपको पता है 1398 में हुआ था, उसकी मृत्यु 1518 में मगहर के निकट हुई थी। इनका जन्म ये कुछ तो कहते हैं गऊ घाट के पास रहते थे। कबीर की बात की जाए तो कबीर काफ़ी ज्ञानी थे और उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, बीजक, शब्द, साखी। इस प्रकार से इनके शिष्यों ने, धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है। या फिर आपको अर्थ में लिखना है, चिश्ती खानका के जीवन में
उपासना पद्धति का आपको इस प्रकार से वर्णन करना है, जो कि आपके सूफी संत वाले पाठ से आया है। उसी के साथ 22वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों में प्रगति पर निबंध लिखना है। ये तो आपके 22वें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, जैसे कि आईएएस वगैरह के एग्जाम है, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अभी से रटना, अच्छी तरीके से आपको कवर करना है। उसी के साथ आप इन प्रश्नों को तो कवर कर ही लेंगे। बात करते हैं 23वें में मानचित्र के बारे में। भारत के मानचित्र में इन स्थानों को आपको अंकित करके दिखाना है, राजगढ़, बरेली, लखनऊ और ग्वालियर। इन चारों को आपको अभी मानचित्र में बताया जाएगा और इस प्रकार से आपके अथवा वालों को भी बताया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर आपके मानचित्र संबंधी। तो पहला मानचित्र आपके कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि यहाँ पर बरेली आपको पता है उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, लखनऊ भी आपकी उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। तो इस प्रकार से ये दोनों स्थान हो गए, राजगढ़ आपके यहाँ पर है और ग्वालियर आपके यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों स्थान हो गए। उसी के साथ आप अगले बात करते हैं अगले की, यहाँ पर आपके जो ये स्थान दिए गए, बम्बई तो आपको पता है महाराष्ट्र में, धोलावीरा राजस्थान की में ही है यहाँ पर, और गुजरात में धोलावीरा, सॉरी राजस्थान में नहीं है, ये गुजरात में है। ये मथुरा और चंपारण, चंपारण आप सभी को पता है यहाँ पर बिहार में है, चंपारण बिहार में है। तो जहाँ पर गांधी जी ने 1917 में भारत में पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किया था। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।